वेलकम टू द हॉल ऑफ रामानुजन। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि आज हम लोग गेट मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो इसमें मैथ्स पूछी जाएगी और 11 12 बीएससी और एमएससी की सारी मैथ लगभग इसमें पूछी जाती है। जितने भी एंट्रेंस होते हैं पीएचडी की रिकॉर्डिंग, एमएससी की रिकॉर्डिंग, सारे का सिलेबस गेट में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा है। जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है कैलकुलस, जिसमें कैलकुलस में जितना पोर्शन पूछा जा रहा है वो रियल एनालिसिस से रिकॉर्डिंग है। जैसे कि फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल, ये रियल एनालिसिस में आरटीजीएम में पूछा जाता है। कंटिन्यूटी, ये भी उसका है, टू वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा और मिनिमा, सैडल पॉइंट निकालने के लिए भी उसमें आता है, रियल एनालिसिस का पोर्शन है। मेथड ऑफ द लैग्रांजेस मल्टीपल्स, ये डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एंड इज एप्लीकेशन टू एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वेक्टर कैलकुलस। यहाँ से जो पोर्शन शुरू होता है ये यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन आपका क्या है, वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन शुरू हो जाता है। और जिसमें क्या क्या आता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कट। जैसा आपको मैंने बताया था कि जैम का पूरा सिलेबस, आईआईटी का, आईआईटी जैम का पूरा सिलेबस गेट जो है कवर करता है। दूसरी बात है कि आपके टीआईफआर का भी पोर्शन इसमें आता है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस आता है, कर्ल आता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये तीन थ्योरम जो नीचे दी गई हैं, सरफेस इंटीग्रल के बाद में ग्रीन थ्योरम, उसके बाद में स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये वेक्टर कैलकुलस के इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तीसरा क्या है पोर्शन जो है, लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पे आपको हम बता दें, कोई भी एग्जाम आप मैथ के लिए तैयार कर रहे हैं तो आरए का मतलब क्या, रियल एनालिसिस। और दूसरा क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा। अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में आ रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो इन दो पोर्शन को अच्छे तरीके से पहले कवर कीजिए, फिर कंपटीशन के लिए आप बैठिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एफडीवीएस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर रियल एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड। हम जिस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड दोनों में। नेट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें रियल फील्ड पे ज्यादा चीज पूछी जाती है, कॉम्प्लेक्स पे उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला पोर्शन क्या है आपका, एलटी का मतलब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद में एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। और उसके बाद में आता है रैंक एंड नल्टी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर आप लीनियर कवर नहीं कर पा रहे हैं तब भी रैंक और नल्टी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। फिर आगे पोर्शन आता है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है, हर एक एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। अगला पोर्शन क्या है, देखिए लीनियर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई भी एंट्रेंस देंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से फिक्स है। क्वेश्चन का पार्टीशन जो किया गया है वो ये है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, जहां पे डायमेंशन निकालने के लिए एक ना एक क्वेश्चन आएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो रैंक और नल्टी बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपको क्या बनता है, क्या कहते हैं, इसका सिस्टम को निकालना कि यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। और अगर आपको गिवन है कि इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा या कुछ होगा, तो उसमें जो है के की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू कुछ अननोन रहेगी मैट्रिक्स में, उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। अगला पोर्शन जो आता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फिर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। डायगोनलाइजेशन, मिनिमम पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपको पूछता है मिनिमम पॉलिनोमियल में कैले हेल्मनटन थ्योरम का यूज करके इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। अब क्वेश्चन जो है मिक्स होके आते हैं कि मिनिमम पॉलिनोमियल दे दिया, उसके बाद में पूछ रहा है कि ये आपकी मैट्रिक्स ए है। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स ए है, उसका कोई मिनिमम पॉलिनोमियल निकालिए। मिनिमम पॉलिनोमियल निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स की रैंक बताना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन 2011-12 में नेट में आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला पोर्शन सॉरी टॉपिक क्या है कॉन्सेप्ट में, कैले हेल्मनटन थ्योरम, फिर फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट ऑफ द स्पेस। और ये सबसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये आप एकदम से ध्यान रखिए कि ये ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, ये
ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे कई क्वेश्चन रैंक और नलिटी के आपके बनते रहते हैं। अब आगे जो दिया गया है सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक, हर्मिशियन इसको सिमेशियन, नॉर्मल ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे डायगोनलाइजेशन ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स, यहाँ तक कोई भी ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स के जो है प्रकार दिए गए हैं, किस तरीके से मैट्रिक्स होती हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डायरेक्ट आपको पता रहता है, पॉइंट्स लिखे रहते हैं, उस पॉइंट के थ्रू आप डायरेक्ट मैट्रिक्स अगर पता चल जाती है कि हर्मिशियन है तो उसकी डायरेक्ट आपको आइगन वैल्यू पता चल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वाला है, जेसी फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म जैम का सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, गेट में, नेट में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। रियल एनालिसिस, जैसे आपको बताया सबसे पहला पोर्शन जो यहाँ शुरू हो रहा है, ये सारा पोर्शन आपका यहाँ तक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी तक, ये टोपोलॉजी का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, टोपोलॉजी का। मीट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, सॉरी कंप्लीटनेस, ये जितना पोर्शन है आपका ये चला जाएगा टोपोलॉजी के अंडर में। और उसके बाद में जो स्टार्ट होता है सीक्वेंस एंड सीरीज से, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन सीक्वेंस पे बनेगा, एक क्वेश्चन किस पे बनेगा, सीरीज पे बनेगा। एक मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म कॉन्वेंशन, यूसी फॉर्म, उसके बाद में ये आपकी थ्योरम है एस्कोली अर्जेला अर्जेला थ्योरम, ये है। फिर वर्टासनेस अप्रोक्सीमेशन है, और जैसे आपने पढ़ा होगा बुल्जाना वर्टास थ्योरम, ठीक है। कंट्राडिक्शन मैपिंग थ्योरम, मैपिंग प्रिंसिपल, ये आपका ये क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन मैपिंग थ्योरम जो होती है, प्रिंसिपल जो होता है, इसी तरीके का टोपोलॉजी में भी एक कंट्राडिक्शन थ्योरम है, ठीक है, जो कि सेम फंक्शन, किस फंक्शन के तरीके काम करती है, लिपचिट फंक्शन के तरीके। ओके, अब यहाँ पे हम आगे जो देख रहे हैं वो पावर सीरीज के बारे में है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए है। अब जो आगे यहाँ शुरू होता है इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ थ्योरम, यहाँ तक आपका रियल का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में जो लिवेक मेजर ऑफ रियल लाइन मेजरेबल फंक्शन क्या होते हैं, लिवेक इंटीग्रल, फटूस लेमा, और उसके बाद मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम और डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, ये सारा पोर्शन किसका आपका हो जाएगा, मेजर थ्योरी का है। ये मेजर थ्योरी का मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये एमएससी के सिलेबस को भी कवर करता है, तो ये आपका पोर्शन किसका हो गया, ये पोर्शन आपका हो गया मेजर थ्योरी का। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्या क्या पोर्शन आएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे भी देखिए कि 2 वेरिएबल के लिए बात की जाती है, रियल एनालिसिस में 2 वेरिएबल के लिए, सिमिलरली क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चलता। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो रियल एनालिसिस का सबसे पहले 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप किस पे आ जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। यहाँ पे सेम चीजें डिस्कस करनी है। एक चीज बढ़ती है, वो क्या है कि एनालिटिक फंक्शन, क्या बढ़ता है, एनालिटिक फंक्शन आपका इसमें ऐड होता है ज्यादा। उसके बाद में हार्मोनिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, हाँ, कॉम्प्लेक्स का एक सबसे ही बेनिफिशियल चीज है, ये नीचे लिखे गए, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, कन्फॉर्मल मैपिंग है, स्क्वाज लेमा है, और मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे आसान मुझे क्या लगता है इसमें, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं करना, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ के ही जाना चाहिए, चाहे आप नेट के लिए है, चाहे आप गेट के लिए पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का सीधा क्वेश्चन आता है और बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा भी काम नहीं हुआ है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये एमएससी में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे और कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तो इतना पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अप्लाइड वालों का पोर्शन है, मतलब कि करते प्योर वाले भी हैं, लेकिन अप्लाइड जिसका अच्छा है वो बढ़िया से इसमें कर सकता है। ये मुझे थोड़ा लेंदी लगता है, इसको आप यहाँ से देख लीजिए क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो जैम में क्वेश्चन आता है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कौची का किस तरीके से यूज करना है, उससे सोल्यूशन निकालना, फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन निकालना। बट यहाँ पे थोड़ी चीजें जहाँ पे आप वहाँ खत्म करते हैं, जैसे कि कुछ लोग जैम में आगे बढ़ के पढ़ते हैं तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसको भी पढ़ते हैं, बट उसके बाद में आगे पोर्शन को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन वहां से ही इसकी शुरुआत होती है, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नेट के लिए ले लीजिए और चाहे गेट के लिए लीजिए, दोनों में क्या होता है, जहां आप जैम पे छोड़ते हैं वहां से ही स्टार्ट होता है।
अब उसमें देखिए यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा है वो क्या है, ये देखिए कॉची यूलर इक्वेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉर सॉल्विंग ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर सीरीज सोल्यूशन, पावर सीरीज का सोल्यूशन है, और उसके बाद में लीजेंड्रे एंड बेसल इक्वेशन फंक्शन है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे देखिए ये है एसएल प्रॉब्लम, जिससे हम क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यू, स्टर्म लवली प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके बाद में आप चाहें तो इस पोर्शन को पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। इसके बजाय आप टाइम दीजिए किसको, रियल एनालिसिस का। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए कीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं किया जाए तो आप इतना फोकस आप आकर के ग्रुप थ्योरम कीजिए, इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। रियल एनालिसिस में अगर इतनी मेहनत आप रियल एनालिसिस में करेंगे तो रियल निकल जाएगा अच्छे से। तो मैं ओडी के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ओडी से अच्छा ज़्यादा लगता है रियल। आप काम कीजिए लीनियर अलजेब्रा पे, लीनियर अलजेब्रा में मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है क्या, जैसे देखिए ग्रुप्स है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सेम आप इसका पोर्शन जो है जैम में पढ़ के आए हैं। जैम में अगर आप इसको पढ़ के आए हैं तो आपके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आईटी जैम में आप इसको पढ़े हैं तो आपके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज़ इजी हो जाएगी, क्योंकि जितना आप आईटी जैम में पढ़े हैं वही सेम पोर्शन है। यहाँ से जो चीज़ ये एक्स्ट्रा है, ये एमएससी का पोर्शन है, ग्रुप एक्शन का। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप एक्शन छोड़ सकते हैं, बट अगर चाहें तो पढ़ भी ले। सेलो थ्योरम से एक क्वेश्चन आना ही आना है, जितना मैं प्रीवियस ईयर देखा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। आगे देखिए पोर्शन बढ़ जो रहा है वो क्या है, रिंग आइडियल्स, प्राइम मैक्सिमल आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग, और उसके बाद यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये चीज जो है ये आपकी एक्स्ट्रा है, रिंग और फील्ड थ्योरी जो है वो एक्स्ट्रा है अलजेब्रा में। ठीक है, तो आगे देखिए डोमेन एंड प्रिंसिपल, आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, ये सारा पोर्शन जो है ये आपका मॉड्यूल थ्योरी का है। पॉलिनोमियल रिंग, आइंस्टीन इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद में फील्ड थ्योरी का पोर्शन जो है कुछ आ जाता है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन, अलजेब्राइकली पॉलोजेस्ट फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड पोर्शन, आप फील्ड पोर्शन भी आपको कवर करना पड़ेगा, फील्ड थ्योरी का भी और मॉड्यूल थ्योरी भी कवर करना पड़ेगा। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको अलजेब्रा में क्या क्या कंप्लीट करना है, अलजेब्रा में आपको लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी का पोर्शन जिसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी, मॉड्यूल थ्योरी, इतना पोर्शन अगर आप कंप्लीट करेंगे तब 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आसानी से इससे निकाल सकते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर का पोर्शन है, जैसे देखिए ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, नॉर्म लीनियर स्पेस, बेंच स्पेस और हैंड बेंच स्पेस और ओपन मैपिंग थ्योरम, ये आपको आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यही चीज सिलेबस, सेम सिलेबस जो है वो टीआईफआर का है। हम टीआईफआर के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये फंक्शनल एनालिसिस टीआईफआर में आती है, हाँ नेट में नहीं आती है। ये बात आप याद रखिए कि अगर आप एमएससी का पेपर पीएचडी के लिए पेपर दे रहे हैं तो अगर नेट से इजी कोई भी पेपर नहीं है, जो पेपर है, क्योंकि गेट में सारा चीज 5, 10, 7 साल का पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, और उसके बाद टीआईफआर अपने आप में टफ ही है, आईएसआई टफ है, एनबीएचएम टफ है, क्योंकि इसमें सब में जो है पेवर का भरमार है। और दूसरी बात क्या है कि फंक्शनल एनालिसिस ये सब चीजें बहुत भर भर के आती हैं। ठीक है, तो आप अगर फंक्शनल एनालिसिस का 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन 3 फंक्शनल एनालिसिस से आ गया, मॉडल थ्योरी से आ गया, और उसमें वो मेजर थ्योरी आती है, मेजर से आ गया, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन तो यहाँ से कवर हो जा रहा है। लेकिन अगर आप नेट की बात करेंगे तो नेट में जो है आपका वो मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से नहीं आता। जैसे कि नेट में आप जाएं, देखिए रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ओडी और ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इतना 5 पेपर अगर करके जाते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेट तो क्लियर कर ही लेंगे। अगला हम नेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे, दिखाएंगे कितना सिलेबस नेट का इजी है। ये सारी चीजें बहुत ही टफ हैं। अगला क्या आता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। अगर आप ये दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके लिए भी आसान हो सकती है। क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीएससी में पढ़े होंगे यहाँ से फॉर्म, जैसे न्यूटन रेप्सन फॉर्म है, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन है, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन है, और उसके बाद में इंटरपोलेशन है, लैग्रांजियन न्यूटन फॉर्म ऑफ द इंटरपोलेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, एरर ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, और उसके बाद इंटरपोलेशन ऑफ द फंक्शन है। तो ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं, जैसे कि ये देखिए रंगे-गुत्ता मेथड है, ये आप यूलर मेथड है, ये सब पोर्शन आप क्या किए हैं, ये आप वहां पे पढ़ चुके हैं। तो अगर एक बार आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम 2 चीज
छोड़ने कह सकते हैं, आप चाहें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस छोड़ दीजिए और ओडी छोड़ दीजिए। ये 2 पोर्शन छोड़ने के अलावा आप किसी भी पोर्शन को मत छोड़िए, सारा कवर कीजिए। और एक बात आपको कहें कि अगर आप टीआईएफआर दे रहे हैं तो जैसे देखिए टीआईएफआर का पेपर जो होता है वो कब होता है, दिसंबर में होता है, और गेट का पेपर जाकर के फरवरी में होगा। तो अगर दिसंबर में आप फंक्शनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं गेट की टीआईएफआर के लिए, तो आप बड़े ही आसानी से क्या कहते हैं कि फरवरी के गेट के पेपर को देंगे। आप उसके लिए पढ़ेंगे एनबीएचएम जनवरी में होता, तो जनवरी के पोर्शन के लिए अगर आप जितनी मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे मेजर थ्योरी हो और चाहे फंक्शनल एनालिसिस हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं गेट में काम देगी। आप गेट के लिए अगर इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो मई में होने वाले आईएसआई पेपर में आपको क्या कहते हैं बहुत ही हेल्प मिलेगी। आईएसआई के फंक्शनल एनालिसिस और इस पोर्शन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात, आपको अगर आप आईएसआई और ये सब पर्सन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्रूफ लिखना आना चाहिए, बाकायदे लाइन बाय लाइन, चाहे वो फंक्शनल एनालिसिस हो चाहे रियल एनालिसिस हो, इनके प्रूफ को लिखना भी आना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे देखिए, पीडी आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेम पोर्शन जितना आप नेट के लिए तैयार करेंगे वही सारा पोर्शन यहाँ के लिए है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट पोर्शन जो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि आपको रियल में भी हेल्प करेगी। टोपोलॉजी में है क्या क्या ये देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टोपोलॉजी सेम एज द रियल एनालिसिस। जो आप रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी में आएगा, जैसे कि कनेक्टेडनेस, कंप्लीटनेस और उसको क्या बोलते हैं कंप्लीटनेस और कॉम्पैक्टनेस, ये सारी प्रॉपर्टी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी में अंदर आ जाएंगी जो रियल एनालिसिस के लिए आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पोर्शन जो बढ़ता है टोपोलॉजी में वो बेसिस है, सब बेसिस है, सब स्पेस है, टोपोलॉजी सब स्पेस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आप पढ़िए, टोपोलॉजी की 4 प्रॉपर्टी हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ टोपोलॉजी, ऑर्डर टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। एक प्रकार से जितना भी एमएससी का सिलेबस है सारा कवर करता है। मीट्रिक टोपोलॉजी, मीट्रिक टोपोलॉजी के बाद कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, काउंटेबिलिटी ऑफ द सेपरेशन ऑफ एक्सियम, सेपरेशन एक्सियम जैसे कि T1, T2, T4, T3, T3 हाफ और T4, T5, इन तरीके के सारे सेपरेशन एक्सियम आपको आने चाहिए। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी प्रूफ ऑफ इन टोपोलॉजी इज द यूसॉन लेमा। ठीक है, यूसॉन लेमा का आपको प्रूफ नहीं आना जरूरी है। आप यूसॉन लेमा में केवल क्या कर सकते हैं, यूसॉन लेमा का आप पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग ये सबसे आसान है, इसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। सिंप्लेक्स मेथड है इसमें आसान, उसके बाद में टू फ्रेज मेथड है, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड है, और आगे क्या है ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये आप बहुत इजी पोर्शन है, एलपीपी तो आपको छोड़ के जाना ही चाहिए। और वहाँ पे सबसे लास्ट में आप क्या किस पोर्शन को करेंगे, एलपीपी को। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है, कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एलपीपी को लास्ट में करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या कहते हैं ये। हाँ, दूसरी बात ये बता दें कि ये आप बीएससी में कवर कर चुके हैं। कौन सी पोर्शन? ये पोर्शन आप कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस आप कवर कर चुके हैं बीएससी में। तो एक बार जिस चीज को पढ़ चुके हैं वो दोबारा पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके, लेकिन जो आप एमएससी में पढ़े हैं जैसे कि मेजर थ्योरी, और दूसरा पोर्शन क्या है अपना फंक्शनल एनालिसिस जो 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं एमएससी में, इनको थोड़ा सा करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अगर दिक्कत हो रही तो इनको थोड़ा सा बाद में कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।